बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा केमिस्ट्री क्लास 9th का जो टॉपिक है वो है चैप्टर 9 की एक्सरसाइज पार्ट 2। इसमें हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस और इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले देखते हैं कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच नोबल गैस शुड हैव द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। कौन सी जो नोबल गैस है वो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखती है और क्यों रखती है। तो ये हम लोग देखते हैं। जो नोबल गैसेज हैं उनमें जो सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हीलियम का होता है। हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमंग नोबल गैसेज। रीज़न क्या है इसकी? नंबर 1 है वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जो हीलियम है हैज़ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज रिजल्टिंग इन द वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। वैंडरवाल फोर्सेस होती हैं जिन्हें बोलते हैं वैंडरवाल फोर्सेस। तो इसका जो है स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज होता है और इसके अंदर वीकेस्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस होती हैं। मतलब वीकेस्ट जो होती हैं वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इस वजह से इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है नोबल गैसेस में। तो सेकंड नंबर पे एक्सट्रीमली लो पोलराइजेबिलिटी। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज हीलियम्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज लीस्ट पोलराइजेबल। तो इसकी जो पोलराइजेबिलिटी है वो कम होती है। मीनिंग इट एक्सपीरियंसिस मिनिमल इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मतलब जो इनका इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है वो मिनिमल होता है। थर्ड नंबर पे लो एटॉमिक मास। अ स्मॉलर एटॉमिक मास लीड्स टू ए लोअर कंडेंसेशन टेंडेंसी। जो स्मॉलर एटॉमिक मास होता है वो लीड्स टू लोअर कंडेंसेशन टेंडेंसी होता है। मतलब कीपिंग हीलियम इन द गैसियस स्टेट एट वेरी लो टेम्परेचर। तो वेरी लो टेम्परेचर पे उसे गैसियस स्टेट में रखता है हीलियम को। तो एक तो इसका लो एटॉमिक मास होता है, एक एक्सट्रीमली लो पोलराइजेबिलिटी होती है और एक इसके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हीलियम का वो -268.9 डिग्री सेल्सियस होता है। कंक्लूजन क्या है? हीलियम हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड लो पोलराइजेबिलिटी। मतलब पोलराइजेबिलिटी लो होती है, स्मॉल साइज होता है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। मेकिंग इट रिमेन ए गैस इवन एट एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर। ये एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर पे भी ये गैस ही रहती है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, कंपेयर द रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन। तो जो अल्कली मेटल्स का रिएक्शन है वो क्लोरीन के साथ कंपेयर करें, तो वो हम देखते हैं। तो हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कली मेटल्स विद क्लोरीन एंड देयर कंडीशंस। तो ये जो बुक पेज नंबर 120 पे, तो वहाँ पे भी रिएक्शंस दिए हुए हैं। वहाँ पे लिथियम, सोडियम और पोटाशियम के दिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे सारे देखेंगे, लिथियम के, सोडियम, पोटाशियम के, रुबीडियम के और सीजियम के। तो सबसे पहले देखते हैं लिथियम का रिएक्शन क्लोरीन के साथ। लिथियम प्लस क्लोरीन ये रिएक्ट करते हैं स्टेडीली, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। तो लिथियम प्लस क्लोरीन गिव अस लिथियम क्लोराइड। सेकेंड है सोडियम प्लस क्लोरीन रिएक्ट्स विग्रोसली। तो सोडियम प्लस क्लोरीन गिव अस सोडियम क्लोराइड। तो ये हमें सोडियम क्लोराइड देते हैं। तो अगर टॉप टू बॉटम जाएं तो रिएक्शन फास्ट होता जाएगा। तो जो रिएक्शंस हैं टॉप से बॉटम में जाएं तो रिएक्शंस फास्ट होता जाएगा। तो अब देखते हैं हम लोग पोटाशियम का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो पोटाशियम क्लोराइड बनेगा। ये कोवैलेंटली रिएक्शन है। तो आ गया रुबीडियम का जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये वेरी एक्सप्लोसिवली रिएक्शन होगा। तो रुबीडियम प्लस क्लोरीन गिव अस रुबीडियम क्लोराइड। ये एक धमाकेदार रिएक्शन होगा। आगे जो सीजियम का रिएक्शन है वो इससे भी ज़्यादा एक्सप्लोसिव होगा, एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव। मतलब इवन के वो समटाइम वो जो है कंटेनर शटर कर देता है, मतलब वो तोड़ देता है उसे। सीजियम प्लस क्लोरीन के बाद सीजियम क्लोराइड। आगे क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर ऑलमोस्ट ऑल मैटर सॉलिड्स। ज़्यादातर जो मैटर्स हैं वो सॉलिड्स होते हैं, वाइल नॉन मैटर्स जनरली एग्जिस्ट एज गैसेस एंड सॉलिड्स। जो नॉन मैटर्स होती हैं वो गैसेस और सॉलिड्स फॉर्म में पाई जाती हैं। तो ये क्यों पाई जाती हैं, तो ये हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो मैटर्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में क्यों होती हैं और जबकि जो नॉन मैटर्स हैं ये गैसेस और सॉलिड्स फॉर्म में क्यों होती हैं। तो सबसे पहले जो मैटर्स हैं वो देखते हैं। इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। तो हम लोग जब मेटालिक बॉन्ड में भी पढ़ा था कि जब ये जो मैटर्स एटम है ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देती हैं तो ये खुद कैटाइन में चेंज हो जाती हैं और साथ फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके साथ मूव करते रहते हैं। तो मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड्स ड्यू टू द सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। तो मेटल्स जो है वो स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड रखता है। क्यों? क्योंकि इनके पास सी ऑफ
डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है विच होल्ड एटम्स टाइटली टुगेदर, जो कि एटम्स को होल्ड करता है टाइटली टुगेदर। दिस रिजल्ट्स इन हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, मेकिंग मोस्ट मेटल्स सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मर्करी। तो ये जो मेटल्स हैं ये फिर सॉलिड होती हैं एट रूम टेम्परेचर पे। इनमें जस्ट एक मर्करी मेटल है वो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, बाकी ऑलमोस्ट तमाम मेटल्स जो हैं ये सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। आ गया नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स में वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूलर सब्सटेंसेस हेल्ड बाय वीक वैन डर वाल फोर्सेस और कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इनमें वैन डर वाल जो फोर्सेस होती हैं वो वीक होती हैं। और लाइट नॉन मेटल्स फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेकिंग दम गैसेस। जो लाइट नॉन मेटल्स होती हैं जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, इनके अंदर वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं जो कि इनको गैसियस फॉर्म में रहने देती हैं। और जो हैवियर नॉन मेटल्स होती हैं फॉर एग्जांपल सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, कार्बन हैव स्ट्रोंगर फोर्सेस, इनके दरमियान स्ट्रोंगर फोर्सेस होती हैं, सो दे एग्जिस्ट एज ए सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। तो इस वजह से ये सॉलिड्स की फॉर्म में पाए जाते हैं एट रूम टेम्परेचर पे, तो इनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। कंक्लूजन क्या है? मेटल्स आर मोस्टली सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग। जो मेटल्स हैं ये सॉलिड फॉर्म में होती हैं मोस्टली और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है एक्सेप्ट मर्करी। जो नॉन मेटल्स होती है कैन बी गैसेस इफ फोर्सेस आर वीक, अगर फोर्सेस वीक होंगी तो गैसेस होंगी, और अगर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होंगी तो ये सॉलिड्स होंगे। तो नॉन मेटल्स में जो एक ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4, नेम एनी 3 एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल विच एग्जिस्ट एज लिक्विड। कोई से पीरियोडिक टेबल में 3 एलिमेंट्स बताएं जो कि लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हम लोग देखते हैं। देयर आर ओनली 2 एलिमेंट्स डैट एग्जिस्ट इन ए लिक्विड स्टेट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। पीरियोडिक टेबल में 2 ही एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, मर्करी और ब्रोमीन। मर्करी या मेटल लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जो मर्करी है वो मेटल है और लिक्विड एट रूम टेम्परेचर पे, जबकि जो ब्रोमीन है ये नॉन मेटल है, ये आल्सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। हाउएवर थर्ड एलिमेंट गैलियम इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बट मेल्ट्स जस्ट अबव रूम टेम्परेचर। ये सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन अगर थोड़ा सा टेम्परेचर अबव हो जाए तो ये मेल्ट हो जाता है गैलियम। मीनिंग इट कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड इन वार्म इन्वायरमेंट, मतलब ये वार्म इन्वायरमेंट में ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। वैसे रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए टेम्परेचर तो ये लिक्विड में चेंज हो जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 5, वाई आर द ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल एलिमेंट्स। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये क्यों डिफरेंट है नॉर्मल एलिमेंट्स से, तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है वो नॉर्मल एलिमेंट्स से डिफरेंट क्यों है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स डिफर फ्रॉम नॉर्मल मेन ग्रुप एलिमेंट्स ड्यू टू देयर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड देयर प्रॉपर्टीज। इनकी यूनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है और इनकी प्रॉपर्टीज़ की वजह से। नंबर 1 पे पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स। सबसे पहले तो इनके पास जो है पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, देखिए डी ब्लॉक में होती हैं। ट्रांजिशन मेटल्स हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल्स। ट्रांजिशन जो मेटल है वो इनकम्प्लीट डी सबशेल रखती हैं, अलाउइंग देम टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट रखती हैं, मतलब एक एलिमेंट की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ट्रांजिशन मेटल्स की। तो सेकंड नंबर पे फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कंपाउंड ड्यू टू डी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन मैनी ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड। तो कलर कंपाउंड किस वजह से शो होते हैं? डी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की वजह से। थर्ड पे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है ड्यू टू डी लोकलाइज डी इलेक्ट्रॉन। तो इन पर के पास डी लोकलाइज डी इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होती है, इस वजह से हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। गुड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, दे एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन मैनी रिएक्शंस, फॉर एग्जांपल आयरन इन हैपर प्रोसेस। तो ये जो है ये एज ए कैटालिस्ट मैनी रिएक्शंस में एक्ट कर रही होती हैं। जिस तरह आयरन है वो हैपर प्रोसेस में, इस तरह वो वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो कॉन्टैक्ट प्रोसेस में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। निकल जो है वो हम लोग हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन वगैरह में यूज़ कर रहे होते हैं। आगे फॉर्मेशन ऑफ कम्प्लेक्स साइन, ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सेस विद लिगेंड्स। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कोऑर्डिनेट कम्प्लेक्सेस बनाती हैं लिगेंड के साथ। आगे है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, मैनी
शो पैरामैग्नेटिज्म ड्यू टू अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। जिनके पास अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन होंगे ना तो वो पैरामैग्नेटिज्म शो करेंगी, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ रखती हैं। तो आगे कंक्लूजन क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सिबिट यूनिक इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ये एक यूनिक इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं ड्यू टू देयर डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। किस वजह से? डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेकिंग देम डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एलिमेंट, जो कि नॉर्मल एलिमेंट्स से इनको डिफरेंट बनाती हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ क्लोरीन एंड बोरोमीन एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन और बोरोमीन की रिएक्टिविटी कंपेयर करें एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखने क्लोरीन को, बोरोमीन को एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे ये बिहेव करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्लोरीन को। क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग ब्रोमाइड आयन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोरोमीन। क्लोरीन को जब रिएक्ट करवाएंगे सोडियम ब्रोमाइड के साथ तो ये हमें क्या देगा? सोडियम क्लोराइड और प्लस बोरोमीन। तो ये इस क्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है बोरोमीन से ज़्यादा है, तो ये इसे रिप्लेस कर देगा। तो अब देखना है कि जो बोरोमीन है ये क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है कि नहीं। तो बोरोमीन को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि बोरोमीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो कम है। तो कंक्लूजन क्या है? क्लोरीन डिस्प्लेसेस बोरोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड साल्ट। जो क्लोरीन है वो बोरोमीन को डिस्प्लेस कर सकती है फ्रॉम ब्रोमाइड साल्ट से, बट बोरोमीन कैन नॉट डिस्प्लेस क्लोरीन फ्रॉम क्लोराइड साल्ट। जो बोरोमीन है वो डिस्प्लेस नहीं कर सकती क्लोरीन को फ्रॉम क्लोराइड साल्ट। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि जो क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो बोरोमीन से ज़्यादा है। आगे है 7, क्वेश्चन नंबर 7, विच एलिमेंट इज़ द मोस्ट रिएक्टिव एंड विच इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमंग द हैलोजन। हैलोजन्स में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है और सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन सा एलिमेंट है? गिव 2 रीज़न टू एक्सप्लेन योर आंसर। टू एक्सप्लेन करने के लिए 2 रीजन्स देनी है दोनों की। तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन और जो लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन है वो हम लोग देखते हैं हैलोजन ग्रुप में। जो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है वो फ्लोरीन है और जो लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन है वो आयोडीन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इनकी रीजंस कि क्यों ये जो फ्लोरीन है हाईली रिएक्टिव और जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है। तो नंबर 1 पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फ्लोरीन हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हाई होती है, मतलब 4 होती है तकरीबन। मेकिंग इट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रेडिली गेन इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती है जो कि इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है। आयोडीन हैज़ ए मच लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेकिंग इट लेस रिएक्टिव। आयोडीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन से कंपेयर करो तो कम है, जो इसे लेस रिएक्टिव बना देती है। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, इस वजह से ये रिएक्टिव है क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड रीज़न है एटॉमिक साइज एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो फ्लोरीन हैज़ अ स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज। फ्लोरीन का जो है एटॉमिक साइज स्मॉलेस्ट होता है, सो इट अट्रैक्ट्स इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रॉन्गली। इस वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करते हैं स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इसका जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होती है ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो काफ़ी ज़्यादा होती है। आयोडीन हैज़ अ लार्जर एटॉमिक साइज। आयोडीन जो है इसका लार्जर एटॉमिक साइज होता है एंड वीकर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो अट्रैक्शन है वो वीकर होगी इलेक्ट्रॉन्स में, मेकिंग इट द लीस्ट रिएक्टिव, जो कि इसे फिर लीस्ट रिएक्टिव बना देती है। तो कंक्लूजन क्या है? फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन। जो फ्लोरीन है वो मोस्ट रिएक्टिव हैलोजन है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज की वजह से एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। वाइल आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव। आयोडीन जो है वो लीस्ट रिएक्टिव है ड्यू टू इट्स लार्ज साइज एंड लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो लो टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन की वजह से, मतलब टेंडेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वो कम है, मतलब कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है आयोडीन की। आगे है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैटालिटिक कन्वर्टर इन एन ऑटोमोबाइल। तो जो कैटालिटिकल कन्वर्टर है ऑटोमोबाइल में उसका रोल एक्सप्लेन करें। जो कैटालिटिकल कन्वर्टर होता है ना वो ऑटोमोबाइल के एग्जॉस्ट में यूज़ किया जाता है एज ए डिवाइस, जो कि इसका पर्पस क्या है? ये हार्मफुल गैसेस को मतलब लो हार्मफुल गैसेस में चेंज कर देती हैं। तो जो इंजन्स में हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो उन्हें उन गैसेस में चेंज कर देती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट ना करें। जैसे प्लाटिनियम, प्लाडियम एंड रोडियम आर द कैटलिस्ट यूज्ड इन अ कैटालिटिक कन्वर्टर।
इनमें कैटेलिटिकल कन्वर्टर में कौन कौन से कैटेलिस्ट यूज़ होते हैं? प्लाटीनियम, प्लाडियम और हीलियम। पर्पस मेन क्या है कि ये हार्मफुल गैसेस को मतलब लो हार्मफुल गैसेस में चेंज कर देती हैं जो कि एटमॉस्फेयर को पोल्यूट नहीं करती। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप? जो केमिकल रिएक्टिविटी है अल्कली मेटल्स की वो ग्रुप में जाएं टॉप टू बॉटम तो वो इंक्रीज़ हो रही होती है, जबकि वेयर एज दे डिक्रीज डाउन द ग्रुप इन द केस ऑफ हेलोजन। अगर हेलोजन ग्रुप में जाएं तो ये डिक्रीज़ हो रही होती है, तो क्यों? तो ये हम लोग देखते हैं। तो ट्रेंड ऑफ केमिकल एक्टिविटी इन अल्कली मेटल्स एंड हेलोजेंस देखते हैं। जो अल्कली मेटल्स हैं ग्रुप 1, इनकी जो रिएक्टिविटी है डाउन द ग्रुप जाएँ तो इंक्रीज़ कर रही होती है। तो क्यों कर रही होती है? रीज़न 1 है डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। टॉप से बॉटम में जाएंगे तो इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज़ कर रही होगी। एज वी मूव डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज़ फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर जा रहे होते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे वो कम हो रही होती है। दिस मेक इट ईजियर टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। इस वजह से इसको ईजी होता है इलेक्ट्रॉन लूज़ करना और इसकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही होती है। तो रीज़न 2 देखते हैं वीकनिंग मेटेलिक बॉन्डिंग। इनके अंदर जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो वीकन होती है। लार्जर एटम्स हैव वीकर न्यूक्लियर अट्रैक्शन सो दे लूज़ देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर रेडिली। जो जिनका साइज़ लार्जर होता है तो उनकी जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो जाहिर सी बात है कम होगी, तो उनका जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है वो ज़्यादा रेडिली लूज़ कर देंगी, ईजिली कर देंगी। दिस मेक्स सीजियम द मोस्ट रिएक्टिव एंड द लिथियम द लीस्ट रिएक्टिव इन द ग्रुप। इस वजह से जो सीजियम है हाईली रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा होता है, तो अट्रैक्शन कम हो रही होती है। जो लिथियम है वो लीस्ट है क्योंकि इसका साइज़ स्मॉल होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी हाई होती है। सेकेंड है हेलोजन ग्रुप 17, रिएक्टिविटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इसमें जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही होती है डाउन द ग्रुप। इसमें रीज़न 1 क्या है? डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है वो डिक्रीज कर रही होती है टॉप से बॉटम। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द गेन इलेक्ट्रॉन डिक्रीजेज। एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो जो अट्रैक्ट करने की एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की वो इनकी डिक्रीज़ हो रही होगी क्योंकि जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम हो रही है। अगर इसमें जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो जाहिर पर न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में वो कम है तो वो इजीली उस पर फोर्सफुली अट्रैक्ट नहीं करेगा उसे। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव। जो फ्लोरीन है इनमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है क्योंकि स्मॉल साइज इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी हाई है, तो इसमें जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो ज़्यादा होगी। जो वाइल आयोडीन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव अमंग कॉमन हैलोजन। मतलब इन जो कॉमन हाइड्रोजन है इनमें जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है, तो जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होती है। तो रीज़न 2 है वीकनिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। जो टॉप से बॉटम में जाएंगे तो इसकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो डिक्रीज़ हो रही होती है। हेलोजन रिएक्ट्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म हेलाइड आयन। जो हेलोजन है वो रिएक्ट करके गेनिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके तो हेलाइड आयन बना देते हैं। डाउन द ग्रुप जाए तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन वीकन्स। जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो वीक हो जाएंगी, मेकिंग इट हार्डर टू गेन इलेक्ट्रॉन। जो इनको मुश्किल होगी इलेक्ट्रॉन गेन करने में। दस रिड्यूस रिएक्टिविटी। तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी है इनकी कम हो जाएगी टॉप से बॉटम। तो कंक्लूजन क्या है? अल्कली मेटल्स लूज इलेक्ट्रॉन सो देयर रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग आयोनाइजेशन एनर्जी। जो रिएक्टिविटी है इनकी इंक्रीज़ कर रही होती है डाउन द ग्रुप। क्यों कर रही होती है? क्योंकि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती है। जो हेलोजन है गेन इलेक्ट्रॉन करते हैं सो द रिएक्टिविटी डिक्रीज़ कर रही होती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड ऑक्सीडाइजिंग पावर। इन डाउन द ग्रुप जाए तो इनकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी कम हो रही होती है और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो भी कम हो रही होती है। तो इस वजह से जो फ्लोरीन हेलोजन में हाईली रिएक्टिव, आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव है, और अल्कली मेटल्स में जो लिथियम है ये लीस्ट रिएक्टिव है और जो सीजियम है ये हाईली रिएक्टिव है। फ्रेंडशिप इस वजह से लेते हैं कि एक तो रेडियो एक्टिव और रेयर पाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 3, वाई आर द मेटल्स जनरली टफ एंड स्ट्रॉन्ग। जो मेटल्स हैं ये टफ होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं। वाई वेरियस नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉर स्ट्रॉन्ग। जो नॉन मेटल्स हैं ना तो टफ होती हैं ना स्ट्रॉन्ग होती हैं, तो क्यों नहीं होती? तो ये हम लोग देखते हैं। तो जो मेटल्स हैं वो टफ और स्ट्रॉन्ग क्यों हैं और जो नॉन मेटल्स हैं वो टफ और स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो क्यों है? सबसे पहले हम देखते हैं मेटल्स टफ और स्ट्रॉन्ग क्यों है। तो सबसे पहले मेटालिक बॉन्डिंग एंड लेटिस स्ट्रक्चर। मतलब मेटालिक बॉन्डिंग और लेटिस स्ट्रक्चर होता है इनमें। मेटल्स हैव ए स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फाउंड बाय सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन अराउंड पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन। जिस तरह हम लोगों ने मेटालिक बॉन्ड में देखा था उसमें जो है सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन होते हैं। तो दोनों मतलब वो एम्बेडेड होते हैं इलेक्ट्रॉन उसमें पॉजिटिव चार्ज मेटल आयन में।
तो मेटालिक बॉन्ड बनते हैं। तो दिस स्ट्रक्चर अलाउस मेटल्स टू बी टफ, ये इस वजह से ये मेटल्स को टफ, स्ट्रॉन्ग एंड मेलेबल, मेलेबल एंड डक्टाइल, मतलब मेलेबल शीट्स में, डक्टाइल फाइल्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। बिकॉज द लेयर्स ऑफ एटम कैन स्लाइड विदाउट ब्रेकिंग द बॉन्ड, जो एटम्स की लेयर्स होती हैं एक दूसरे पर स्लाइड कर रही होती हैं बॉन्ड को तोड़े बगैर, तो इसमें वो इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो भी तो हाई होती है ना, मतलब टूटे बगैर ये रेजिस्ट कर जाती हैं, शेप चेंज कर लेती हैं अपनी। दूसरा, नॉन मेटल्स है वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। नॉन मेटल्स टफ और स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं होती, इनमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट एज ए मॉलिक्यूल्स और ब्रिटल कोवलेंट सॉलिड्स, जो नॉन मेटल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही होती हैं और ब्रिटल कोवलेंट सॉलिड, मतलब वो मतलब टूटने वाले जो कोवलेंट सॉलिड उनमें मतलब एग्जिस्ट कर रही होती हैं विद वीक वैंडरवाल्स और कोवलेंट बॉन्ड्स, मतलब या तो इनमें वीक वैंडरवाल फोर्सेस होंगी या कोवलेंट बॉन्ड होगा। These bonds break easily, making non-metal brittle, soft and not tough. जो ये बॉन्ड है वे इजीली ब्रेक हो सकते हैं, जिसकी वजह से नॉन मेटल्स को ब्रिटल बना देते हैं, मतलब इजीली टूट सकती हैं, सॉफ्ट होती हैं और टफ भी नहीं होती। तो इनकी ये रीज़न है। तो कंक्लूजन क्या है, मेटल्स आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू मेटेलिक बॉन्डिंग एंड अ डेंस लेटिस स्ट्रक्चर। मेटल जो है वो टफ होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, क्यों, किस वजह से, मेटेलिक बॉन्डिंग की वजह से और डेंस लेटिस स्ट्रक्चर की वजह से। और जो नॉन मेटल्स हैं वो ना तो टफ होती हैं ना स्ट्रॉन्ग होती हैं, बिकॉज दे हैव वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और ब्रिटल कोवलेंट बॉन्ड, मतलब इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे या तो वो वीक होंगे या ब्रिटल कोवलेंट बॉन्ड होगा, मतलब इजीली ब्रेकेबल होगा कोवलेंट बॉन्ड। तो इस वजह से जो मेटल्स हैं वो टफ और स्ट्रॉन्ग है, और जो नॉन मेटल्स हैं ना तो टफ है और ना स्ट्रॉन्ग है, ये दोनों अपनी अपनी रीजंस के लिहाज से। बोथ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस आर वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स। जो अल्कली मेटल्स हैं और हैलोजेंस हैं ये वेरी रिएक्टिव एलिमेंट्स रखते हैं विद रोल्स ऑपोजिट टू ईच अदर, लेकिन इनके जो रोल होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं। एक्सप्लेन, तो इसे एक्सप्लेन करें तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस ऑपोजिट रोल के साथ। सबसे पहले देखते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप 1, हाईली रिएक्टिव मेटल्स। नेचर के इनके इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन कर सकती हैं, और रिएक्शन टेंडेंसी के लूज 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव 1 कैटाइंस, मतलब इसकी जो रिएक्शन टेंडेंसी है ये इजीली 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव 1 की फॉर्म में कैटाइंस बना देती है, मतलब M पॉजिटिव की फॉर्म में। इनके नेचर का एक तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, दूसरा ये कैटाइंस बना देती हैं 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके। तो आगे एग्जाम्पल रिएक्शन क्या है, सोडियम प्लस क्लोरीन गिव अस सोडियम क्लोराइड। तो लो आयनाइजेशन एनर्जी, इजीली लूज इलेक्ट्रॉन और लार्जर एटॉमिक साइज। डाउन द ग्रुप जाएँ तो इनकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज़ कर रही होती है, क्यों, क्योंकि इनका जो एटॉमिक साइज़ है वो लार्जर होता है। तो जब एटॉमिक साइज़ लार्जर होगा तो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे वो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन इनको लूज़ करना ईजी होगा। तो इनकी जो टॉप से बॉटम है ये इनकी रिएक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही होती है, मतलब लिथियम की कम होगी, सीशियम की सबसे ज़्यादा होगी। हैलोजन ग्रुप 17 हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स। जो ग्रुप 17 जो हैलोजन है ये हाईली रिएक्टिव है और नॉन मेटल्स है। नेचर का इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर है, इजीली गेन इलेक्ट्रॉन्स, इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती हैं। रिएक्शन टेंडेंसी क्या है, गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म नेगेटिव 1 एनाइंस, एक्स नेगेटिव की फॉर्म में, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये नेगेटिव 1 एनाइंस बना देती हैं। एग्जाम्पल रिएक्शन क्या है, क्लोरीन प्लस सोडियम गिव अस सोडियम क्लोराइड, मतलब ये एक तो गेन इलेक्ट्रॉन करती है, उन्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी हाई होती है, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, और स्मॉलर एटॉमिक साइज इंक्रीजिंग रिएक्टिविटी। तो जो इनका स्मॉलर एटॉमिक साइज होगा तो जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो ऑटोमोस्ट इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होगी, तो इस वजह से इनकी जो रिएक्टिविटी है वो हाई होगी। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट रिएक्टिव, इसमें टॉप से बॉटम में जाए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ करती है, आयोडीन की सबसे कम होगी, फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी। तो कंक्लूजन क्या है, अल्कली मैटर्स रिएक्ट बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स वाइल हैलोजन रिएक्ट्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। जो अल्कली मैटर्स हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करके रिएक्ट करती हैं, जो हैलोजन्स हैं ये इलेक्ट्रॉन गेन करके रिएक्ट करती हैं। Their opposite reactivity leads to the formation of stable ionic compounds like sodium chloride, potassium bromide and lithium fluoride। तो इनकी जो opposite reactivity होती है वो stable ionic compounds बनाती हैं, जिस तरह सोडियम क्लोराइड हम लोग टेबल साल्ट यूज़ कर रहे होते हैं घरों में, पोटाशियम ब्रोमाइड है, लिथियम फ्लोराइड है, तो ये स्टेबल आयोनिक कंपाउंड्स हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5, वाई हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज थर्मली अनस्टेबल एज कम्पेयर टू द हाइड्रोजन क्लोराइड। जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है अगर कंपैरिजन करें इसका हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो ये हम लोग देखते हैं।
जो हाइड्रोजन ब्रोमाइड है ये थर्मली अनस्टेबल क्यों है? इसमें जो HBr का बॉन्ड है ये वीकर होता है, और ये एक तो लॉन्गर भी होता है, ये वीकर बॉन्ड होता है एज़ कम्पेयर टू HCl। तो ब्रोमीन का जो साइज़ है वो लार्जर होता है, तो जो इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो टॉप से बॉटम में जाएंगे हाइड्रोजन हैलाइड्स की, तो वो कम होगी। मतलब इसमें जो सबसे थर्मली अनस्टेबल है वो हाइड्रोजन आयोडाइड है, और इससे थोड़ा सा फिर ऊपर जाए तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड थर्मली स्टेबल है, हाइड्रोजन क्लोराइड से ज़्यादा स्टेबल है, और हाइड्रोजन फ्लोराइड सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ आपका, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ HBr बॉन्ड इज़ वीकर देन HCl। HBr जो बॉन्ड है ये वीकर देन होता है HCl बॉन्ड से, बिकॉज ब्रोमीन इज़ लार्जर एंड फॉर्म्स ए लॉन्गर वीकर बॉन्ड विद हाइड्रोजन। जो ब्रोमीन जो है इसका साइज़ लार्जर होता है और ये लॉन्गर और वीकर बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ, जबकि HCl बॉन्ड इज़ स्ट्रॉन्गर रिक्वायरिंग मोर एनर्जी टू ब्रेक। जो HCl बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्गर होता है और इसे मोर एनर्जी चाहिए ब्रेक होने के लिए, मेकिंग HCl मोर थर्मली स्टेबल, जो कि HCl को थर्मली स्टेबल बना देते हैं HBr से। आगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो जो HCl बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो हाई होती है, HBr की उससे कम होती है। हाइड्रोजन जो आयोडाइड है HI है उसकी उससे कम होती है, और जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है वो सबसे उसकी हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। तो HCl बॉन्ड की जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो 431 किलोजूल पर मोल है, हायर मोर स्टेबल है। जो HBr बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो 366 किलोजूल पर मोल है, लोअर है और लेस स्टेबल है। सिंस HBr रिक्वायर्स लेस एनर्जी टू ब्रेक इट डिकम्पोज मोर इजीली एट हाई टेम्परेचर, तो ये इजीली डिकम्पोज हो जाता है हाई टेम्परेचर पे। कंक्लूजन क्या है? जो HBr है इस थर्मली अनस्टेबल, मतलब लेस स्टेबल है देन HCl बिकॉज ऑफ इट्स वीकर HBr बॉन्ड। जो HBr बॉन्ड होता है वीकर होता है, एंड लोअर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो इसकी कम होती है, मेकिंग इट ईजियर टू डिकम्पोज एट हाई टेम्परेचर, जो कि इसे हाई टेम्परेचर पे इजीली डिकम्पोज कर देती है, मतलब डिसोसिएट कर देती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करें, तो ये हम लोग देखते हैं। ये है मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से कंपैरिजन। तो ये आप लोगों ने एज इट इज़ ऐसे ही लिख देना है कि मेटल्स जो है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, नॉन मेटल्स का वेरी करता है। मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होती है एक्सेप्ट ग्रेफाइट। जो मेटल्स होती हैं ये मेलेबल और डक्टाइल होती है, मतलब वायर्स और शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जो नॉन मेटल्स होती हैं ये ब्रिटल होती हैं, मतलब मेटल्स जो होते हैं ये शाइनिंग सरफेस रखती हैं, मतलब लस्ट्रस सॉलिड होती हैं एक्सेप्ट मरकरी, मरकरी लिक्विड होता है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ये डल होती हैं, पॉलिश भी नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट आयोडीन। और जो मेटल्स होते हैं ये जनरली टफ और स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो नॉन मेटल्स होते हैं ये टफ और स्ट्रॉन्ग नहीं होती। मेटल्स की एग्जांपल देनी है दो मेटल्स की है, जिसका कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है। नॉन मेटल्स की दे देनी है क्लोरीन, सल्फर, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड V2O5 कैटलिस्ट इज प्रेफर्ड ओवर प्लाटिनियम इन द ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। मतलब प्लाटिनियम की जगह मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड के ऑक्सीडेशन में, की रीज़न, तो रीज़न बताएं। तो ये हम लोग तो मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड क्यों यूज़ करते हैं प्लाटिनियम की जगह पे? क्योंकि प्लाटिनियम एक तो एक्सपेंसिव होता है, मतलब एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, और ये दूसरा ये इनएक्टिव, मतलब आर्सेनिक जो होती है इसके प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाता है। आर्सेनिक इसमें इम्प्योरिटी आ जाती है, सल्फर डाइऑक्साइड में एज इम्प्योरिटी आ जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड में जो आर्सेनिक है एज इम्प्योरिटी आ जाता है, इससे आर्सेनिक के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से फिर मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड यूज़ कर रहे होते हैं। तो रिपीट कर देती हूँ, एक तो ये एक्सपेंसिव कैटलिस्ट है, दूसरा जो सल्फर डाइऑक्साइड में आर्सेनिक जो है एज इम्प्योरिटी आ जाती है, तो इसकी प्रेजेंस में, आर्सेनिक के प्रेजेंस में ये इनएक्टिव हो जाते हैं। जैसे हम लोग मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड यूज़ करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन में, SO2 प्लस ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम पेंटॉक्साइड गिव अस सल्फर ट्राइऑक्साइड। इन्वेस्टिगेटिव क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ सोडियम एज ट्रांसफर एजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो जो एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट में ये जो सोडियम है ये एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट के तौर पे काम करता है, तो इसका जो रोल है वो एक्सप्लेन करना है। विच प्रॉपर्टी ऑफ सोडियम इज़ यूटिलाइज्ड इन दिस रोल। तो सोडियम की कौन सी प्रॉपर्टी जो है इस रोल में यूटिलाइज की जाती है, तो ये हम लोग देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं सोडियम का रोल न्यूक्लियर पावर प्लांट में एज अ हीट ट्रांसफर एजेंट के तौर पे। तो जो सोडियम का फंक्शन क्या न्यूक्लियर रिएक्टर में, ये एज अ कूलेंट यूज़ करता है, फास्ट हीटर, मतलब जल्दी ईंधन बना के तो मतलब रिएक्शन तेज़ करवा देते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में। सोडियम इज़ यूज्ड एज ए कूलेंट इन फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर।
तो एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। और ये हीट अब्जॉर्ब करते हैं एक रिएक्टर कोर से और दूसरे जो है कूलेंट सिस्टम उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, जो कि फिर टरबाइन करने में काम आती है स्टीम जो इनसे जनरेट हो रही होती है इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन के लिए। दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इसमें जो ये सोडियम है ये एज अ कूलेंट यूज़ करते हैं फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। तो ये एक रिएक्टर कोर से हीट अब्जॉर्ब करता है, इसे कूलेंट सिस्टम जो सेकेंडरी कूलेंट सिस्टम है उसे ट्रांसफ़र करने में हेल्प कर रहा होता है, जो कि स्टीम प्रोड्यूस करता है और टरबाइंस को ड्राइव करने के काम आता है, जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अब हम लोग देखते हैं जो सोडियम का रोल है उसके कौन से प्रॉपर्टीज़ की वजह से है एज अ हीट ट्रांसफ़र न्यूक्लियर रिएक्टर में। तो सबसे पहले हाई थर्मल कंडक्टिविटी, इसकी जो हाई थर्मल कंडक्टिविटी है और दूसरा हाई बॉइलिंग पॉइंट है। तो सोडियम जो है वो हैज़ एक्सीलेंट हीट कंडक्टिविटी अलाउइंग रैपिड हीट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रिएक्टर कोर। तो ये एक्सीलेंट हीट कंडक्टिविटी करता है और इसमें ये रैपिड हीट ट्रांसफ़र करता है रिएक्टर कोर से। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है 883 डिग्री सेल्सियस। अनलाइक वाटर सोडियम रिमेन्स लिक्विड एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये वाटर की तरह नहीं है, ये सोडियम को जितना मर्जी टेम्परेचर हाई करते हैं ये लिक्विड ही रहता है, प्रीवेंटिंग एक्सेस प्रेशर बिल्टअप इन द रिएक्टर। तो ये प्रीवेंट करता है अगर रिएक्टर में एक्सेस प्रेशर हो जाए तो उसे मतलब मिनिमाइज़ करने में हेल्प कर रहा होता है। तो थर्ड क्या है, लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन। तो ये जो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन है इसके पास कैपेसिटी होती है लो एब्जॉर्ब करने की। तो ये न्यूक्लियर जो रिएक्शन है इसमें इंटरफेयर तो नहीं करता लेकिन ये अफेक्टिवली ट्रांसफरिंग हीट करता है। सोडियम हैज़ अ लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन क्रॉस सेक्शन मीनिंग इट डज नॉट इंटरफेयर विद द न्यूक्लियर रिएक्शन वाइल अफेक्टिवली ट्रांसफरिंग हीट। मतलब इंटरफेयर नहीं करता न्यूक्लियर रिएक्शन में लेकिन अफेक्टिवली ट्रांसफ़र हीट कर देते हैं। नंबर 4 पे लो विस्कोसिटी। जो मोल्टन सोडियम होता है ना फ्लोज इजीली थ्रू द कूलिंग सिस्टम इम्प्रूविंग एफिशिएंसी। जो मोल्टन सोडियम होता है ना मतलब पिघला हुआ मतलब सोडियम होता है तो वो इजीली फ्लो करता है कूलिंग सिस्टम से, फिर वो एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर देते हैं। तो वो इजीली फ्लो कर जाता है कूलिंग सिस्टम में और जो एफिशिएंसी होती है इस रिएक्शन की वो उसे इंक्रीज़ करता है मतलब इम्प्रूव करता है। तो कंक्लूजन क्या है, सोडियम इज़ यूज्ड एज ए हीट ट्रांसफ़र एजेंट इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। जो सोडियम है ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए हीट ट्रांसफ़र एजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। किस वजह से करते हैं, एक तो हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होती है और जो इसकी विस्कोसिटी होती है वो लो होती है, मेकिंग इट डील फॉर एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र विदाउट इंटरफेयरिंग विद द फिशन प्रोसेस। मतलब ये एफिशिएंट हीट ट्रांसफ़र करता है एफिशिएंट प्रोसेस में इंटरफेयर किए बगैर। मतलब हाई थर्मल कंडक्टिविटी होती है इसकी, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो न्यूट्रॉन एब्जॉर्प्शन होती है। इस वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए हीट ट्रांसफ़र के तौर पे एजेंट के तौर पे बिहेव कर रहा होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 2, वाई एंड हाउ डज लिथियम बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अल्कली मेटल्स। क्यों और कैसे जो लिथियम है वो बाकी तमाम अल्कली मेटल से डिफरेंट बिहेव शो करती है। तो ये हम लोगों ने जब लास्ट चैप्टर की एक्सरसाइज देखी थी तब भी हमसे पूछा था लिथियम बेरिलियम का और यहाँ पे अब अकेला लिथियम का पूछ लिया। तो ये हम लोग देखते हैं जो लिथियम है वो बाकी अल्कली मेटल से डिफरेंट बिहेव क्यों करते हैं। तो इसकी कुछ रीज़न्स हैं। तो सबसे पहले रीज़न देखते हैं स्मॉलेस्ट एटॉमिक साइज़ और हाई चार्ज डेंसिटी। तो इसमें जो है इसका एक तो साइज़ स्मॉलेस्ट होता है तो इसका जो एटॉमिक रेडियस है वो स्मॉल होगा। तो इसके अंदर जो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियस फोर्सेस होंगी वो न्यूक्लियस और एटॉमोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान वो स्ट्रॉन्गर होंगी, तो जिसकी वजह से जो है इसमें अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गर होगी। तो लिथियम हैज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस अमंग अल्कलीज मेटल्स लीडिंग टू ए स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वजह से इसकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो हाई होती है। तो दिस मेक्स इट्स आयनाइजेशन एनर्जी हायर रिड्यूसिंग इट रिएक्टिविटी कंपेयर टू दी अदर अल्कली मेटल्स। जो इसकी रिएक्टिविटी है फिर वो कम हो जाती है अगर अदर अल्कली के साथ कंपेयर कर लें। इसकी स्ट्रॉन्ग पोलराइजिंग पावर है। तो जाहिर सी बात है स्मॉल साइज है तो हाई चार्ज डेंसिटी होगी तो जो पोलराइजिंग पावर है वो हाई होगी। लिथियम positive ion has a high polarizing power due to small size and high charge density. Lithium positive ion has a high polarizing power make its compound more covalent rather than ionic. तो इसका जो कंपाउंड है वो फिर कोवलेंट होगा आयोनिक की बजाय। थर्ड है स्ट्रॉन्ग लेटिस एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो इसका जो है स्ट्रॉन्ग लेटिस एनर्जी होगी और हाइड्रेशन एनर्जी होगी। लिथियम कंपाउंड्स लाइक लिथियम क्लोराइड, लिथियम कार्बोनेट हैव स्ट्रॉन्ग लेटिस एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी अफेक्टिंग देयर सॉल्युबिलिटी एंड स्टेबिलिटी। जो कि इनकी सॉल्युबिलिटी पे भी अफेक्ट कर रही होती है और इनकी स्टेबिलिटी पे भी अफेक्ट कर रही होती है। मतलब कि स्ट्रॉन्ग लेटिस एनर्जी होगी और हाई हाइड्रेशन एनर्जी होगी तो ये स्टेबल होंगे
और जो सॉल्युबिलिटी है इनकी वो कम होगी। आगे हम लोग देखते हैं इनकी रिएक्शंस। तो सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन वाटर के साथ। तो ये जो है ये स्टेडीली रिएक्शन देता है। लिथियम क्योंकि कम रिएक्टिव है तो ये आहिस्ता आहिस्ता इन सारी चीज़ों के साथ रिएक्शन देगा, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ और भी जो डिफरेंट है। तो लिथियम का जब वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो लिथियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। तो ये जो है ये एक विग्रस रिएक्शन नहीं है, ये स्टेडीली रिएक्शन है। तो इसमें जो नॉर्मल ऑक्साइड बनता है इंस्टेड ऑफ पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। तो लिथियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये लिथियम ऑक्साइड देगा जो कि एक नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे लिथियम कार्बोनेट की तो जो है इसकी जो डिकम्पोजिशन अदर अल्कली मेटल्स की तरह नहीं होगी। इसमें जो है लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। इसकी डिकम्पोजिशन से जब इसे हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। और अगर लिथियम हाइड्रोक्साइड की डिकम्पोजिशन करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर बनेगा। तो जो बाकी अल्कली मेटल्स हैं वो ये प्रोडक्ट नहीं देती, इसके जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं बाकी अल्कली मेटल से। जो कंक्लूजन है लिथियम बिहेव्स डिफरेंटली ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, हाई चार्ज डेंसिटी एंड कोवलेंट करेक्टर। तो लिथियम बिहेव क्यों डिफरेंटली कर रही होती है? एक तो स्मॉल साइज होता है, एक हाई चार्ज डेंसिटी होती है, एक कोवलेंट करेक्टर की वजह से। तो लीडिंग टू अ डिफरेंट रिएक्टिविटी एंड कंपाउंड्स प्रॉपर्टी, जो कि इनकी जो रिएक्टिविटी को भी डिफरेंट बनाते हैं, जो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ है वो भी डिफरेंट बनाते हैं कंपेयर टू द अदर अल्कली मेटल्स। अगर अदर अल्कली मेटल्स के साथ कंपेयर करें तो इसके जो कंपाउंड्स में कोवलेंट करेक्टर आ जाते हैं ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू आयनिक करेक्टर। टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता रहता है आयनिक करेक्टर। आगे क्वेश्चन नंबर 3, वाई एल्यूमिनियम मेटल इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स whereas मैग्नीशियम इज नॉट कंसिडर्ड यूजफुल फॉर दिस पर्पस। एल्यूमिनियम मेटल है ये कुकिंग यूटेंसिल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, जबकि मैग्नीशियम जो है ये इस पर्पस के लिए यूज़ नहीं करते। तो क्यों नहीं करते तो ये हम लोग देखते हैं। तो ये एल्यूमिनियम जो है यही क्यों यूज़ करते हैं यूटेंसिल्स के लिए, मैग्नीशियम क्यों यूज़ नहीं करते? एक तो ये एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर होता है, ये इनफ्लेमेबल होता है और ये इतना रिएक्टिव नहीं होता। तो इस वजह से ये मतलब यूज़ करते हैं कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए। तो एल्यूमिनियम इज़ प्रेफर ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टीज़। एक तो एक्सीलेंट थर्मल कंडक्टर होता है, डिस्ट्रीब्यूट्स हीट इवनली फॉर एफिशिएंट कुकिंग। तो ये जो कुकिंग के लिए जो हीट होती है ये इवनली मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करती है एफिशिएंटली। और ये जो क्रोयन को रेजिस्ट करता है, तो जो क्रोयन होती है जंग लगता है उसे रेजिस्ट करता है। क्रोयन रेजिस्टेंस फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंटिंग रस्ट। मतलब ये रस्ट मतलब जंग लगने से बचाता है। ऑक्साइड जो होती है एक लेयर बना देते हैं जो कि प्रोटेक्टिव लेयर होती है। एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देते हैं जो कि एक प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर होती है जो कि जंग लगने से बचाती है। और ये नॉन टॉक्सिक होते हैं, सेफ फॉर कुकिंग होते हैं। तो ये फूड के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो ये हमारे लिए सेफ होती हैं। डज नॉट रिएक्ट विद मोस्ट फूड सब्सटेंसेस। तो ये जो है मोस्ट फूड सब्सटेंसेस के साथ ये रिएक्ट नहीं कर रही होती, तो ये हमारे लिए ये जो कुकिंग यूटेंसिल्स है ये सेफ होते हैं। तो मैग्नीशियम क्यों नहीं यूज़ करते? एक तो इसकी हाई रिएक्टिविटी होती है, एक ये फ्लेमेबल होता है मतलब इजीली आग पकड़ लेते हैं, और ये मतलब हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो रिएक्ट्स विद एसिड्स इन फूड्स कैन, अगर ये जो फूड में कोई एसिड है उसके साथ रिएक्ट कर लेगा और कैन रिलीज हाइड्रोजन गैस, जो कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर देगा मेकिंग इट अनसेफ, जो कि हमारे लिए फिर अनसेफ हो जाएगी। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि हमारे स्टमक में पाया जाता है, जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प कर रहा होता है। तो जो मैग्नीशियम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलकर मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा प्लस हाइड्रोजन गैस बना देगा, जो कि हमारे लिए फिर अनसेफ होगी। तो ये हाईली रिएक्टिव है और ये जो है ये फ्लेमेबल है और ये मतलब क्रूसिव भी है। तो एल्यूमिनियम इज़ आइडियल फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज ऑफ इट्स हाई हीट कंडक्टिविटी, क्रोयन रेजिस्टेंस, स्ट्रेंथ एंड सेफ्टी। तो इसकी जो हाई हीट कंडक्टिविटी होती है, क्रोयन रेजिस्टेंस करता है, तो जंग लगने नहीं देता, और स्ट्रेंथ इसकी जो है होती है वो हाई होती है और कुकिंग के लिए सेफ होते हैं। जो मेरे ऐसे मैग्नीशियम जो है ये एक तो हाईली रिएक्टिव है, फ्लेमेबल है, आग को जल्दी पकड़ लेते हैं, और अनसेफ फॉर कुकिंग एप्लीकेशन, और अनसेफ है कुकिंग एप्लीकेशन के लिए। तो मैग्नीशियम इज़ अ टू रिएक्टिव, फ्लेमेबल एंड अनसेफ फॉर कुकिंग एप्लीकेशंस। तो यहाँ तक था हमारा लेक्चर। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।